We'll start from where we left in the last class. In the last class, we were on this slide and we were talking about the graphs. You're not able to see my slide, right? हम लोग इस प्रेजेंटेशन पे थे, राइट? जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन की बात कर रहे थे। और जब मोशन को अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, then what we represent in the form of a position time graph. And क्योंकि हमारा मोशन इस समय we are in the rectilinear motion. Rectilinear motion means motion on a straight line. तो अगर अपन अज्यूम कर लें कि ऑब्जेक्ट इज ओनली मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो टाइम के साथ उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जो है ना, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है. सो इन आवर ग्राफ will be the graph basically between the x coordinate and the time. So तीन तरह के ग्राफ मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताने की कोशिश की थी. पोजीशन टाइम ग्राफ में था, फर्स्ट वाज when the object is at rest, that is the object is stationary, if the object is moving with the constant velocity and the object is moving with the constant acceleration. एक बात ध्यान रखना कि जेई मेंस और जेई एडवांस में इस टॉपिक से हमेशा सवाल आता है. ओके, इस चैप्टर को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं. तो फर्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इक्वेशंस. वो तीनों इक्वेशन, ये कौन लाइनें खींच रहा है, प्लीज डोंट अवॉइड इट. हाँ, तो सेकंड पार्ट में क्या होता है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इक्वेशन. वो जो इक्वेशन है बेसिकली काइनेमेटिक्स तीन इक्वेशन, v इज u प्लस at, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s and s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यही तीन इक्वेशन होती है और इन तीन इक्वेशन को यूज करके हम दो इक्वेशन और डिराइव करते हैं. तो सेकंड पार्ट ऑफ द जो पेपर होता है वो इन तीन इक्वेशन से ही सवाल आते हैं. तो अराउंड 45 to 50% क्वेश्चंस ग्राफ के होते हैं और 45 to 50% क्वेश्चंस इन इक्वेशंस पे होते हैं. और खाली 5 to 10% क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो बेसिकली मैथमेटिकल होते हैं, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. ओके, तो जिसमें हार्डली 5% क्वेश्चंस होते हैं. सो दैट, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते नहीं है इस चैप्टर में. सो उस पार्ट को मैं बहुत कम टच करूंगा. मोस्टली मैं फोकस करूंगा ग्राफ पे और क्या बोलते हैं इक्वेशंस पे. सो लास्ट टाइम मैं इस ग्राफ को डिस्कस कर रहा था, उसी ग्राफ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. Where are my graphs? Can you see the graph? मुदित, नो सर, ग्राफ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर. अभी दिख रहा है? यस सर. ओके फाइन. सो ये मेरा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. वाई एक्सिस में मैंने टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया है. सो फर्स्ट मेक इट वेरी सिंपल. द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, दैट मींस द वेलोसिटी इज जीरो एंड द एक्सेलरेशन इज जीरो. तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन टी जूल जीरो पे है, मैंने यहाँ पे टी जूल जीरो पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन वन ली है, 1 यूनिट वॉट एवर, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट पे है, तो हमेशा एक्स एक्सिस पे टाइम के साथ वो 1 यूनिट पे ही रहेगा. सो if I want to draw the position time graph for the object at rest, then it will always be a straight line which is parallel to x axis. जितने भी ग्राफ मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ अभी,
उन ग्राफ को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, इसके बाहर से ग्राफ नहीं बनेंगे। द ओनली थिंग इज इन ग्राफ का कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। ओके तो पहला ग्राफ रहेगा द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब तुम ऑब्जेक्ट की कुछ भी पोजीशन रख लो, सपोज ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन 2 यूनिट पे था एक्स एक्सिस पे, तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ 2 यूनिट पे ही रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही रहेगा। नेक्स्ट इज लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। आई एम यूजिंग द वर्ड वेलोसिटी बिकॉज हम लोग हमेशा वेलोसिटी से डील करेंगे, और वेलोसिटी और स्पीड में कुछ फर्क नहीं अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो। और हम रेक्टिलिनियर मोशन में हैं तो हमारे लिए हमेशा वेलोसिटी और स्पीड लगभग सेम ही रहेगी अनटिलनेस ऑब्जेक्ट अपने क्या बोलते हैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, उसके अलावा कभी भी हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो हम लोग वेक्टर्स में ज्यादा डील नहीं करेंगे, टू ओनली सी कि हम वो वेक्टर पार्ट को कैप्चर कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ ये रहेगा कि हम प्लस और माइनस साइन के साथ चलेंगे। ओके सो नाउ व्हाट आई हैव डन हियर इज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो अगर तुम देखो t0 पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, t0 1 सेकंड पे अगर मैं ग्राफ को देखूंगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1 मीटर है। t0 2 सेकंड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस ग्राफ पे जाओगे तो t0 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 मीटर है। इफ यू गॉट 3 सेकंड्स तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन t0 3 सेकंड पे 3 मीटर है। सो आई कैन से दैट दिस ग्राफ इज basically the object is moving with the constant velocity of 1 meter per second। इसको बहुत अच्छे से नोटिस कर लो, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा इस लाइन पे कि इसका क्या मतलब है। आई एम जस्ट चेंजिंग दिस टू 1 to -1। अब देख लो t0 पे ऑब्जेक्ट 0 पे है, t01 पे ऑब्जेक्ट -1 पे है, t02 पे ऑब्जेक्ट -2 पे है, t03 पे ऑब्जेक्ट -3 पे है, t04 पे ऑब्जेक्ट -4 पे है। सो इफ यू सी मैंने दो ग्राफ लिए, ऑब्जेक्ट मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड। इन दोनों ग्राफ में जो डिफरेंस है वो है कि लाइन का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी तो तुम खाली इतना याद रख लो, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्राफ एंगल बना रही है, ओके ये ग्राफ जो है एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल है। एक्स एक्सिस को अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं ना, तो अपनी ये लाइन बन रही है। देन दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी। और अगर तुम लोग ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, देन द वेलोसिटी इज नेगेटिव। ओके so for us velocity is positive and negative will be defined by the slope of this line, and slope of the line जो डिफाइन होता है ना आगे वाले स्लाइड में मैं कवर करूंगा, जस्ट टू गिव यू द ब्रीफ कि किसी भी लाइन का स्लोप होता है। जो ट्राइंगल में तुम लोग tan थीटा पढ़ते हो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द लाइन। तो आने वाले ग्राफ में मैं तुम्हारे को बताऊंगा स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकालेंगे। ओके so you can start with some initial position x naught is equal to 1 और x naught is equal to -1। वो खाली तुम्हारी इनिशियल पोजीशन ऑफ द लाइन को चेंज करेगा, बट जो लाइन का स्लोप है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पॉजिटिव है या वेलोसिटी नेगेटिव है। ओके इज दिस क्लियर? सो पहला ग्राफ था ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड दूसरा ग्राफ था द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। Now let me take the example when the object is moving with the constant acceleration. If the object is moving with the constant acceleration, okay, just remember the shape of this graph. This is the shape of this graph is parabola. The shape of this graph is parabola,
एंड नोटिस डाउन, लिख लो तुम लोग, दिस पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड. ठीक है, मैं वापस से एक दूसरा ग्राफ बना देता हूं तुम्हारे लिए टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. And see this. This is again the shape of the parabola. This parabola is opening upward. तुम लोगों को ग्राफ में डिफरेंस पता चल गया? पहला ग्राफ मैंने बताया था when the object is at rest, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनी थी. दूसरा ग्राफ मैंने बनाया था the object is moving with a constant velocity, वो एक इंक्लाइंड लाइन बनी थी x एक्सिस के साथ, है ना. अब मैं आ गया हूं the object is moving with a constant acceleration. इसमें मैंने दो एक्सीलरेशन लिए, एक +1 लिया है और एक -1 लिया है. मैंने थोड़ा सा ग्राफ को जो है ना बहुत सिमेट्रिक बनाने की कोशिश की है, सो यू कैन एक्चुअली फील द ग्राफ. दिस इज द ग्राफ ऑफ द नेगेटिव एक्सीलरेशन. यहाँ पे मैंने जो एक वैल्यू ली है वो -1 लिया. अगर तुम्हें ये रेड वाली वैल्यू दिख रही है, ये -1 है. इसका मतलब ये जो ग्राफ बना है तुम्हारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव है. और दूसरा जो मैंने ग्राफ बहुत सिमेट्रिक लिया है तुम्हारे खाली समझाने के लिए, this is the parabola which is opening upward and this graph represents the positive acceleration. अब जरूरी है कि तुम्हारे को हमेशा पूरा पैराबोला मिले. हाँ, अगर पूरा पैराबोला नहीं मिलता है, अगर पार्ट ऑफ द पैराबोला मिल रहा है, तुम्हारे को खाली ये देखना है कि पैराबोला ऊपर खुल रहा है या पैराबोला नीचे खुल रहा है. अपने एग्जाम में सिर्फ यही सवाल आएगा. अगर पैराबोला ऊपर खुल रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और पैराबोला नीचे खुल रहा है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन. जैसे ये देख लो, अभी इसमें तुम्हारे को जो है ना पूरा पैराबोला नहीं दिखेगा, मैंने पार्ट ऑफ द पैराबोला ही दिखाया है तुम्हारे को, बट स्टिल क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ऊपर खुल रहा है, इसीलिए क्या होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा. और इस ग्राफ को तुम देखो, ये पैराबोला नीचे खुल रहा है. ओके, सो इस पैराबोला की पोजीशन इस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कहीं भी हो सकती है. जहां पे भी तुम्हारे को पूरे ग्राफ में एक कॉम्प्लीटेड ग्राफ अगर मैं देता हूं, अगर कोई भी पार्ट पैराबोला का दिख रहा है, that means that is a constant acceleration graph. और अगर वो ऊपर खुल रहा है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, नीचे खुल रहा है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन है. I'll move away from this slide. जस्ट वापस से एक बार तीनों ग्राफ तुम्हारे को बता देता हूं. The line parallel to the x-axis represents the object is at rest. The line inclined to the x-axis represents the object is moving with a constant velocity. ये पॉजिटिव वेलोसिटी है और ये नेगेटिव वेलोसिटी है. एंड if it's a parabola, then if it's a parabola, either it will be opening up, which will represent a positive acceleration, or it will be opening down, which will represent negative acceleration. ये समझ में आ गया? ये ग्राफ तुम लोगों ने बना लिए हैं, क्योंकि इन्हीं ग्राफ को हम आगे अप्लाई करेंगे और मैं बताऊंगा वापस से कि पैराबोला ओपनिंग अप में पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्यों होता है और पैराबोला ओपनिंग डाउन में नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, सो दिस इज वेयर वी वर इन द लास्ट क्लास. हम इस ग्राफ को अच्छे से लास्ट क्लास में देख नहीं पाए थे. ये दिख रहा है क्या, प्रेजेंटेशन दिख रहा है मुझे कि कुछ ब्लैक ब्लैक आ रहा है? सर ब्लैक ब्लैक आ रहा है सर, मतलब ओके, अभी ठीक आ रहा है क्या? यस सर, अब सही है. ओके फाइन. सो नाउ वी डिफाइन व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. If an object moving along a straight line covers equal distance in equal interval of time,
it is to be said in uniform motion. Okay, if an object moving along the straight line covers equal distance in equal interval of time, it is to be said in uniform motion. Okay, can you see this animation? Yes sir. Okay, so यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है. अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड कर लेता हूं विथ एक्सीलरेशन 0, दिस इज अ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन. बेसिकली उसने हर 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया है. उसको 10 मीटर ट्रेवल करने में 5 सेकंड लगे. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में कंडीशन क्या है? इट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन क्या है? इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करता है, तो यूनिफॉर्म मोशन. रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन मोशन में उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है. the object is not changing its direction when it's traveling along the straight line. For example, if I see here, this is not the example of the uniform motion. This is not the example of uniform motion. क्या था? पहली बात, it was not traveling equal distance in equal interval of time. कार की स्पीड धीरे होती जा रही है, धीरे धीरे. Second is, it is changing its direction. If I take this now the car is traveling equal distance in equal interval of time and the motion is along a straight line. It has not changed its direction. अगर तुम ये वाला पोर्शन देखोगे, बीच वाला ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे तुम देखोगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लो. यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Is this clear to everyone? So now we come to next topic. अभी तक हम लोगों ने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था. Now we'll discuss displacement and speed and velocity. हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था. अब हम स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे. Speed is the distance covered by the particle in 1 second. Okay, so it's a scalar quantity. Velocity is the displacing the particle in 1 second. It is a vector quantity. Remember, यहाँ पे मैंने बहुत लूज डेफिनेशन यूज की स्पीड और वेलोसिटी की. हम बाद में जाके थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग इट्स ओके. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 1 second and displacement of the particle in the 1 second. Because velocities are vector, तो मैंने बोला था वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है. ओके, हमारे लिए क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है, इसीलिए वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा. तो उसका डायरेक्शन या तो पॉजिटिव होगा अगर वो आगे जा रहा है एक्स एक्सिस पे, या नेगेटिव होगा
अगर वो एक्स एक्सिस पे पीछे जा रहा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। एक बार वापस से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। Distance is called the path length. It is a scalar quantity. Displacement is the shortest line joining the initial position and the final position. The magnitude of the displacement may or may not be equal to the path length traversed by the object. Distance travel is always positive, but displacement can be positive or negative. Distance travel is non-decreasing function, but displacement can increase or decrease. And the magnitude of displacement for a course of motion may be zero, but the corresponding path length is not zero. ये सारे पॉइंट्स हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। ये क्लियरली सीन की ऑब्जेक्ट जब चलता है और उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल होता है। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है, उसका डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा इंक्रीज होगा। Once you start the motion, the distance travel cannot be zero, can never be negative. But displacement is basically the final position और initial position के बीच का difference है। तो final position तो increase भी हो सकती है और वापस original position पे भी आ सकता है और decrease भी हो सकती है, negative direction में भी हो सकता है। Okay? So displacement can be positive, can be negative, can be zero. Distance travel will always be positive, can never be zero, can never be negative once your motion starts. Okay? और मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकता है, आइदर बराबर होगा या डिस्टेंस ट्रेवल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? सो मैंने बोला ना, स्पीड और वेलोसिटी को मैंने बहुत लूजली डिफाइन किया है। सो आई एम कमिंग टू वेरी कॉन्क्रीट टर्म व्हिच आई से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स किए थे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीस स्मॉल प्रॉब्लम्स फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। A boy walks 16 meters to the east in 2 seconds. For this motion, what is the speed and velocity? 16 meters to the east in 2 seconds. और कोई मोशन ही नहीं है सर 8 मीटर पर सेकंड। Okay, so total distance travel will be 16 meter. Total time is 2 seconds, and total displacement is also 16 meter, but with the direction towards east. Okay. Now in this case, distance traveled and displacement both are same. So if you find out the average speed, it will be total distance traveled upon total time, and average velocity will be total displacement upon total time. The only thing is, you will see velocity is towards east, you will see displacement is towards east. मैंने बोला था velocity का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। Not here. Speed and magnitude of velocity is same. स्पीड भी 16 मीटर पर सेकंड आ रही है, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड आ रही है, और वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकंड आ रही है। बस वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन एक्स्ट्रा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy moves 16 meters to the east in 2.5 seconds and 12 meters in 1.5 seconds. अब इस बार उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। What is the speed and the velocity? If you draw the graph, you clearly see first 2.5 second वो 16 मीटर आगे जाता है और next 1.5 second में वो 12 मीटर पीछे जाता है। तो what is the total distance it has traveled? 16 plus 12, 28. What is the total time? 2.5 plus 1.5, 4 seconds. And total displacement is actually, this is the initial point and this is the final point. So this is the total displacement, which is actually
4 meter, but the direction is towards east. So I can say speed is 28 by 4, 7 meter per second, and velocity is, displacement is actually 4. So 4 by 4 is 1 meter per second. Again, the direction of the velocity and the direction of the displacement both is east. Now you can note here that the speed and magnitude velocity is not same. Speed का magnitude 7 meter per second है और velocity का magnitude सिर्फ 1 meter per second है. Let's move to the next. In this problem, the boy is moving 16 meters towards east and again 16 meters towards west. So now it's very easy for you to visualize that the total distance traveled is actually 32 meters. But you can see that the boy started from here and has again reached here the same point. So the displacement is basically 0. And the total time is 4 seconds. So distance is 32, total time is 4, displacement is 0. So speed will come out to be 8 meters per second and velocity will basically 0. Note the velocity here is 0 and see the displacement is also 0. Just to explain you the concept of displacement in this problem, if you see कि वो 12 मीटर आगे गया है और 16 मीटर पीछे आया है. So now if I want to see the displacement, actually the displacement is this in the backward direction, which will be minus 4 meter per. Okay, rest all is same. Total distance traveled is 28, not a big issue. Total time taken is 2 seconds plus 2 seconds, 4 seconds. Total displacement is now minus 4. Okay, so speed will be 7 meter per second, velocity will be minus 1 meter per second, and I forgot to I'm not mentioning the direction here. Direction mention करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने माइनस साइन लगा दिया. अगर मैंने माइनस साइन नहीं लगाया होता तो मैं क्या बोलता? डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और यहाँ पे मैं वेलोसिटी बोलता 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट. But if I am saying minus, then it's obvious that it's in the backward direction because I have taken the forward direction as positive. So you can note the direction here. मैंने डायरेक्शन साइन में इंक्लूड कर दिया है. अगर मैंने साइन में इंक्लूड नहीं किया होता तो मेरे को क्या बोलते हैं, टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट लिखने की जरूरत पड़ती. So now you can easily define that average speed is total distance traveled upon total time, and average velocity is total displacement upon total time. And the same principle जो distance traveled और displacement के लिए applicable था वही यहाँ पे भी applicable है, that average speed in general is greater than the magnitude of average velocity. और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तभी इक्वल होंगे जब मोशन यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है. A slightly different problem. A boy walks with a speed of 8 meter per second for 2 seconds and 7 meter per second for 2 seconds. What is his average speed? एवरेज स्पीड को मैंने कैसे डिफाइन किया है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम तो बहुत सिंपल है, 2 + 2 4 सेकंड. बट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? सो इफ यू सी हियर इट्स मूविंग विद 8 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड. सो हाउ मच डिस्टेंस इट हैज मूव्ड? 8 meter per second for 2 seconds, so it will be 16 meter, and 7 meter per second for 2 seconds, that will be 14 meter. So if you see here, with the speed of 8 meter per second it has moved 16 meter, and with the speed of 7 meter per second it has moved 14 meter. So the total distance has moved is 30 meter. Total time taken is 4 seconds. So average speed will be total distance traveled upon total time taken
which will be 7.5 meter per second. Now we define instantaneous velocity. So for example, you start from your home and you reach your destination. You have traveled a total distance of 40 kilometers and total time which you have taken is 1 hour. Okay. So your average speed is total distance traveled upon total time, which is 40 kilometers per hour. But when you are traveling on your bike, तुम सब लोगों को मालूम होगा कि तुम्हारा स्पीडोमीटर जो होता है उसकी रीडिंग हमेशा अलग अलग होती है ना. अगर तुम प्लेन रोड पे जा रहे हो और तुमने अपनी गाड़ी को फुल एक्सीलरेट कर रखा है तो तुम्हारी गाड़ी की रीडिंग होगी 60 किलोमीटर पर आवर. और अगर कहीं पे ज्यादा ट्रैफिक में फंस जाओगे तो तुम्हारी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर. और कभी कभी सिग्नल पे आओगे तो तुम्हारी स्पीड 0 हो जाएगी. सो इवन दो योर एवरेज स्पीड वाज 40 किलोमीटर पर आवर when you start from your initial point to the final point, but your at every instant of time, जब भी तुम अपने स्पीडोमीटर को देखते हो उसकी रीडिंग अलग होती है. कभी 60 होती है, कभी 40 होती है, कभी 30 होती है. सो एट द इंस्टेंट व्हेन यू लुक एट द स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर की रीडिंग होती है वही तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है. और उस इंस्टेंटेनियस स्पीड में अगर तुमने डायरेक्शन बता दिया कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स फतेहपुर, यू आर गोइंग टुवर्ड्स सुखाड़िया सर्कल और यू आर गोइंग टुवर्ड्स हाथीपोल, then if you add that direction to the speed, then that is known as instantaneous velocity. So average speed and average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval. It does not tells us how fast it moves at different instants of time during that interval, है ना. तुम्हारी जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गई इन अ गिवन डायरेक्शन, बट हर पॉइंट पे जो तुम्हारी अलग अलग वेलोसिटी थी वो एवरेज से पता नहीं चलेगी. सो टू डिफाइन दैट वी डिफाइन अ टर्म इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. और अगर वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो सिंपल बी वी, या तो हम उसको बोल्ड में लिखेंगे या हम उसके ऊपर एरो साइन लगाएंगे. ओके, बट मैंने बोल दिया रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे को ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. we'll just come up with the plus sign and the minus sign to tell the direction. Okay, I'll skip this part right now. We'll cover this part in the next class. I'll show you something. ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. दिख रहा है सबको? खुश दिख रहा है ग्राफ? यस सर. ओके फाइन. बिल्कुल. ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा है? पैराबोला है ना. एंड इट्स ओपनिंग अपवर्ड. इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. मेरे को खाली ये बताना है कि अगर ये जो लाल वाली लाइन तुम्हारे को दिख रही है, ये जो लाल वाली लाइन है मेरा पैराबोला है एस इज 16t स्क्वायर जो भी है, और ये लाल लाइन जो पैराबोला को काट रही है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे ना तो ये जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट्स है वो 2,64 है और ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है 7,784. सो इफ आई सी में जो नीचे वाली लाइन है जिस पे टाइम है एक्स एक्सिस पे वो तो 5 सेकंड है, और ये जो वाई एक्सिस है जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा 7. तो इस ट्राइंगल में अगर मैं इस एंगल को थीटा डिफाइन कर लूं, इस एंगल को थीटा डिफाइन कर लूं, देन tan थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसका परपेंडिकुलर क्या है 720, इसका बेस क्या है 5. सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इफ आई डिवाइड 720 by 5 it will come out to be 144. okay, so this 5 seconds में ऑब्जेक्ट t2 पे 64 पे था और t 5 सेकंड पे 784 पे पहुंच गया है. तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 720 मीटर और टोटल टाइम उसने कितना लिया है 5 सेकंड. तो इस लाइन का जो स्लोप निकालेंगे बेसिकली tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो अपने को क्या दे रहा है एवरेज वेलोसिटी विच इज 144 मीटर पर सेकंड. ओके,
आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, बट खाली एक बात बताता हूँ तुम्हारे को, अगर मैं इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मूव करता हूं और एग्जैक्टली T02 पे ले आता हूं, तो ये जो लाइन थी ना मेरी, ये लाल वाली लाइन,